नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिखवाल ऑनलाइन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा हमारा प्रीवियस टॉपिक चल रहा था प्रदेश के प्रमुख प्रशस्ति और अभिलेख के बारे में, तो कुछ क्लासेस आपकी प्रीवियसली हो चुकी है। अभी आगे की क्लास हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। आप पीछे की क्लासेस में देख चुके होंगे, मैंने प्रशस्ति अभिलेख क्या है ये बता दिया था। प्रशस्तियाँ और अभिलेख कुछ पढ़ भी लिए थे हमने, तो प्रीवियस क्लासेस जिन जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी है एक बार पीछे देख लेना। और अभी आज की इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, और इसमें शायद प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको रसिया का जो लेख है वो पढ़ाया होगा, और अब हम उसके आगे के लेख प्रशस्ति उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं जावर की जो प्रशस्ति है। जावर माइंस आपने सुना होगा कहाँ पर है। तो जावर माइंस आप में से मोस्ट ऑफ जो विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे कि जावर माइंस कहाँ पर है, क्या उत्खनन किया जाता है वहां से। तो आपको बस एक प्रशस्ति और याद रखनी है उसी एरिया के अंदर, तो आपको उसकी लोकेशन भी बहुत इजीली याद हो जाएगी। अगर आपको माइन याद है तो आपको प्रशस्ति भी याद हो जाएगी, और या फिर आज कोई पहली बार देख रहा है तो उसको अगर प्रशस्ति याद हो गई तो जावर माइंस भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम हेडिंग लगा लेते हैं इस प्रशस्ति के बारे में। तो आप इसको लिख सकते हो, जावर की प्रशस्ति, जावर का लेख, अभिलेख, जो भी आप चाहें। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आपके लिए जावर की प्रशस्ति। ठीक है, अब इस जावर की प्रशस्ति के बारे में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन याद रखनी है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये प्रशस्ति जो है ये मिली कब। सबसे पहले मिली कब, यही याद रखेंगे। फिर आपको याद रखना है कि अब इस प्रशस्ति के अंदर किस किस का वर्णन है, यानी कि किन लोगों का वर्णन किया गया है, किन के बारे में जानकारी मिल रही है। तो सबसे पहले तो हमें प्रशस्ति का ईयर याद रखना पड़ेगा कि ये प्रशस्ति जो है किस कालखंड में उत्कृत की गई थी। तो आपको याद रखना है 1421, 1421 ईस्वी की ये प्रशस्ति है। कहाँ पर मिली है? उदयपुर के अंदर मिली है। और इसके अंदर जानकारी हमें क्या मिलती है, तो इसके अंदर हमें ऑब्वियस बात है, उदयपुर है तो उधर किसका शासन है। उदयपुर में आपने देखा होगा मेवाड़ जो है क्षेत्र है उसमें किसका शासन है, तो सिसोदिया, गुहिल, इन वंश का शासन है। तो आपको इस प्रशस्ति से भी किसकी जानकारी मिलेगी? गुहिल वंश की जानकारी मिलेगी, उनके धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी, उनके परिवार के बारे में, जो ज्वाइंट फैमिली है उनके बारे में जानकारी मिलेगी। और पता चलेगा कि अगर कोई भी सामाजिक समारोह हो रहा है, कोई भी अनुष्ठान हो रहा है, धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, तो उसमें जो एक जॉइंट फैमिली है वो पूरा का पूरा पार्ट ले रही है। तो धार्मिक अनुष्ठानों में आपको एक बार जॉइंट फैमिली की जो क्या बोलते हैं उसको, जॉइंट फैमिली का आपको मिलेगा साक्ष्य, और आपको उस समय काल में शिक्षा का स्तर कैसा था इसकी जानकारी मिलेगी। तो मोटी मोटी सी तीन बातें हमें याद रखनी है कि एक तो हमें वहाँ जॉइंट फैमिली के बारे में पता चलता है, दूसरा धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया है जॉइंट फैमिली ने, इसके साक्ष्य मिलते हैं, दूसरे शिक्षा का स्तर कैसा है उस पर्टिकुलर काल के अंदर, समय के अंदर, उनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। तो हम लिख लेते हैं तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या याद रखनी है कि ये कब की है। तो मैंने आपको बता दिया ये ऑलरेडी कि कब की है प्रशस्ति, 1421 ईस्वी की। कहां पर मिली है? उदयपुर में। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, यहां से हमें किस चीज के साक्ष्य मिले हैं। तो एक तो हमें यहां पर संयुक्त परिवार के, संयुक्त परिवार के साक्ष्य, और फिर हमें मिले हैं यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठानों में संयुक्त परिवार की भूमिका मिली है हमें। धार्मिक अनुष्ठानों में जो भी अपने फैमिली प्रोग्राम्स होते हैं भाई,
अगर आपने कोई सत्संग रखा है तो सत्संग में आपकी पूरी फैमिली आएगी कि नहीं आएगी? तो दादा दादी चाचा चाची सब आ गए हैं यहाँ पर, उनके साक्ष्य मिले हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि धार्मिक अनुष्ठानों में संयुक्त परिवार के सम्मिलित होने के साक्ष्य। सम्मिलित होने के साक्ष्य। तो ये हमें किस प्रशस्ति से मिल रहे हैं? ये हमें मिल रहे हैं जावर की प्रशस्ति से। और फिर हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? तो फिर आपको याद रखना है कि हमें यहाँ पर शिक्षा के बारे में, तत्कालीन समय में शिक्षा का स्तर कैसा था, शिक्षा कैसी थी उस क्षेत्र के अंदर, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि शिक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी। शिक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है जावर की प्रशस्ति के बारे में। मोटी मोटी सी 4 बातें आपको याद रखनी है। 1421 ईस्वी में उदयपुर में मिली है। फिर इससे मिला है हमें संयुक्त परिवार के साक्ष्य, धार्मिक अनुष्ठानों में संयुक्त परिवार की भागीदारी के साक्ष्य, और फिर हमें यहाँ तत्कालीन समय में शिक्षा का स्तर कैसा है उसकी जानकारी मिली है। तो ये आपको जावर प्रशस्ति के बारे में याद रखना है। अब जावर माइंस कहाँ पर है वो भी आपको पता चलेगा कि उदयपुर के अंदर है जावर की खान। क्या मिलता है इससे? तो सीसा, जस्ता, चांदी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी जावर माइंस के बारे में आपको ज्योग्राफी के जो भी फैकल्टी मेंबर हैं वो बता देंगे। तो ये आपकी जावर की प्रशस्ति कंप्लीट। फिर इसके आगे हम कौन सा लेख पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे श्रृंगी ऋषि का लेख। कौन सा? श्रृंगी ऋषि की प्रशस्ति बोल सकते हो, श्रृंगी ऋषि का लेख बोल सकते हो। श्रृंगी ऋषि की प्रशस्ति। अब इस प्रशस्ति से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है उनके बारे में देखेंगे। हम देखेंगे कि इससे ये कहां पर है, किसने इसका, कौन इसके रचयिता हैं, शिल्पकर्ता कौन है, उत्कीर्णकर्ता कौन है, क्या जानकारी मिलती है। तो आपको याद रखना है कि ये जो श्रृंगी ऋषि प्रशस्ति है, इस श्रृंगी ऋषि की प्रशस्ति से सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन मिलता है एग्जामिनर की तरफ से, वो क्वेश्चन मिलेगा कि ये प्रशस्ति कब की है। तो समय पूछेगा, तो समय आपको याद रखना है 1428 ईस्वी के अंदर। फिर आपको पूछ सकता है कि कहाँ पर है, तो वह जगह आपको याद रखनी है कि उदयपुर के अंदर है श्रृंगी ऋषि। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि इस श्रृंगी ऋषि के अंदर लेख जो है, इसके अंदर हमें किसका उल्लेख मिलता है। तो आपको याद रखना है महाराणा मोकल का उल्लेख मिलता है हमें। मोकल के बारे में आप अगर नहीं जानते हैं कि मोकल कौन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी राणा लाखा के बेटे हैं। राणा लाखा के बारे में भी नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम मेवाड़ का राजवंश पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, उस समय में सारे जो भी शासक रहे हैं उनके बारे में आपको पढ़ा दूंगी। फिलहाल आपको याद रखना है कि मेवाड़ महाराणा थे मोकल। मोकल की पत्नी थी गौरांबिका। गौरांबिका की हो जाती है मृत्यु। तो मृत्यु के बाद उनकी मुक्ति के लिए श्रृंगी ऋषि का जो स्थान है, उस स्थान पर मोकल ने एक कुंड बनवाया, और उस कुंड बनवाने के बाद उनकी प्रतिष्ठा की है वहां पर, श्रृंगी ऋषि की प्रतिष्ठा। जैसे आप देखते हो अपन घर पे कोई मूर्ति विराजमान करते, किसी मंदिर में कोई मूर्ति विराजमान होती है, तो फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, उसको वहां पर स्थापित करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या किया है मोकल ने, अपनी गौरांबिका जो उसकी पत्नी है, अपनी पत्नी की मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु के बाद उसने श्रृंगी ऋषि के स्थान पर एक कुंड बनवाया है, और कुंड बनवा के श्रृंगी ऋषि की प्रतिष्ठा करवाई है वहां पर। तो पहली चीज तो ये याद रखनी है, हमें मोकल के बारे में पता चलता है। अब मोकल के पिताजी के बारे में भी यहाँ से हमें पता चलता है। पिताजी कौन है? पिताजी है राणा लाखा। अब राणा लाखा के बारे में हमें क्या पता चलता है? तो राणा लाखा के बारे में ये पता चलता है कि उन्होंने त्रिस्थली, जिसमें आपके कौन कौन से आते हैं, काशी, प्रयाग और गया,
इन तीनों स्थानों पर हिंदुओं से जो कर लिया जाता था वो कर माफ करवाया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि गया में इन्होंने एक शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो मोटी मोटी सी ये बातें हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले इसका समय और कहां पर स्थित है ये देख लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि 1428 ईस्वी, ठीक है, 1428 ईस्वी में कहां पर मिली है? उदयपुर। उदयपुर। फिर उसके बाद आपको क्या याद रखना है? उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो श्रृंगी ऋषि की प्रशस्ति है इसमें किसका उल्लेख मिल रहा है? तो आप याद रखेंगे महाराणा मोकल की पत्नी गोराम्बिका। अब गोराम्बिका की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु के बाद इनकी आत्मा की शांति के लिए, आप बोल सकते हो मोक्ष के लिए, ठीक है, मोक्ष के लिए क्या करते हैं महाराणा मोकल? श्रृंगी ऋषि के स्थान पर, जहां पर श्रृंगी ऋषि रहते थे, तो ऋषि के स्थान पर कुंड का निर्माण करवाते हैं। और प्रतिष्ठा करवाते हैं श्रृंगी ऋषि की, ठीक है। तो ये पहली बात आपको याद रखनी है। फिर आपको क्या याद रखना है कि यहां से हमें मिलता है महाराणा लाखा के बारे में भी जानकारी मिल रही है। तो महाराणा लाखा ने क्या किया है? महाराणा लाखा ने त्रिस्थली को करमुक्त किया है। तो हिंदुओं से जो कर लिया जाता था यहां पर, उसके बारे में बात हो रही है। अब आपको याद रखना है कि त्रिस्थली के अंदर कौन कौन आता है। तो त्रिस्थली में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, काशी, प्रयाग, गया, ठीक है, काशी, प्रयाग और गया। तो इन तीन स्थानों पर हिंदुओं से कर लिया जाता था, उस कर को मुक्त किया था, यानी कि क्षमा कर दिया था कि ये कर नहीं लिया जाएगा। भाई हिंदुओं से तीर्थ स्थल है, यहाँ पर आने के लिए कौन सा कर देना पड़ रहा है, यहाँ पर आने के लिए पैसे दो, है। तो ये आपको याद रखना है कि राणा लाखा के बारे में ये जानकारी मिल रही है। और मोकल की पत्नी गोराम्बिका की मृत्यु के बाद श्रृंगी ऋषि की स्थापना करवाई है, उन्होंने कुंड की स्थापना करवाई है, ये जानकारी मिल रही है। तो ये दो जानकारी आपको याद रखनी है, प्लस इसका समय याद रखना है, और समय के साथ साथ आपको याद रखना है कि स्थान कौन सा है। तो ये हमें श्रृंगी ऋषि लेख के बारे में याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो दूसरा शिलालेख है उसके बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है समिधेश्वर या समाधीश्वर लेख। समिधेश्वर लेख। समिधेश्वर लेख के बारे में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी पड़ेंगी?
अब समिधेश्वर लेख जो है, सबसे पहले तो इसका टाइम याद रखना पड़ेगा। टाइम क्या है? 1428 से 1429, 1428-29 बोल सकते हो आप। अब ये लेख जो है वो किस क्षेत्र में मिला है, क्षेत्र कौन सा है इसका, तो आप याद रख लेना चित्तौड़ इसका क्षेत्र हो गया। फिर आपको याद रखना है कि ये जो समिधेश्वर शिलालेख है इससे हमें जानकारी क्या क्या मिलती है। तो समिधेश्वर शिलालेख से एक तो हमें मेवाड़ का जो गुहिल साम्राज्य है उसके बारे में जानकारी मिल रही है, प्लस हम यहाँ पर हमें हमीर के बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन और मिलती है कुछ। तो हमीर के बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा एक आप कह सकते हैं पैराग्राफ मिलता है। उस पैराग्राफ के अंदर हमें ये मिलता है कि हमीर जो है वो अच्युत, उसकी तुलना की गई है अच्युत से, ब्रह्मा से की गई है उसकी तुलना, करण से की गई है, शंकर से की गई है, कामदेव से की गई है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि मोस्टली हमें जो जानकारी मिल रही है वो हमीर के बारे में मिल रही है। बाकी हमीर ने जो है कौन सी शाखा उत्पन्न की गुहिलों की, तो वो सारी चीजें जो हैं वो राजवंश वाली बातें हैं, तो वो हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। हम इस लेख के अंदर क्या क्या जानकारी मिली है, एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, वो वाली चीजें देखेंगे यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले इसका समय नोट करना है। समय क्या है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 1428-29। कहां पर, तो आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ में। फिर आपको क्या याद रखना है कि इससे हमें जानकारी किसकी मिलती है, एक तो गुहिल वंश की, गुहिल वंश के धार्मिक संस्थापन की, व उनकी कार्य क्षमता की। व उनकी कार्य क्षमता की जानकारी मिलती है। प्लस इसके बाद हमें क्या मिलता है यहाँ से, तो यहाँ पर हमें और जानकारी मिलती है हमीर के बारे में। हमीर के बारे में जानकारी। अब हमीर के बारे में क्या क्या जानकारी मिल रही है यहाँ से, तो हमीर की प्रशंसा की गई है इस लेख के अंदर। अब हमीर की प्रशंसा में कौन कौन से वर्ड यूज किए गए हैं, किन किन से उसकी तुलना की गई है, ये आपको याद रखना है। तो तुलना किस किस से की गई है, सबसे पहले तो हमीर को क्या कहा गया है यहाँ पर, अच्युत, ब्रह्मा, कामदेव, शंकर व कर्ण। तो इनसे तो क्या की गई है, हमीर की तुलना की गई है। ठीक है, फिर आपको क्या याद रखना है कि इसका रचयिता कौन है और इसका उत्कीर्णक कौन है। तो रचयिता कौन है इसके बारे में देख लेते हैं, और फिर इसका उत्कीर्णकर्ता कौन है, तो ये दोनों चीजें और याद रखनी है आपको। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसके रचयिता, और दूसरा क्या हो जाएगा, उत्कीर्णकर्ता। उत्कीर्णक या उत्कीर्णकर्ता। तो रचयिता के बारे में आपको याद रख लेना है कि इसके रचयिता विष्णु भट्ट का पुत्र थे। विष्णु भट्ट कौन है, इनके बारे में भी हम जानकारी ले लेंगे आगे जब इनके बारे में पढ़ाऊंगी मैं। तो विष्णु भट्ट के पुत्र हैं एकनाथ जी, और इसके उत्कीर्णकर्ता यानी कि किसने इसको खोदा है, खोदने वाले कौन है, तो वो है विसल। कौन है, विसल। ठीक है, तो ये आपको इंफॉर्मेशन इसके बारे में याद रखनी है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, लेख कब का है, 1428-29 का, कहां पर मिला है, तो चित्तौड़ में मिला है। दूसरा क्या याद रखना है कि गुहिल वंश से संबंधित
क्या क्या जानकारी मिल रही है, तो गुहिल वंश के धार्मिक संस्थापन की, उनकी कार्य क्षमताओं की यहाँ पर प्रशंसा की गई है। दूसरा, हमीर की प्रशंसा की गई है और उसकी तुलना किस किस से की गई है, अच्युत से की गई है, ब्रह्मा से की गई है, शंकर से की गई है, कामदेव से की गई है, कर्ण से की गई है। तो हमीर की तुलना की गई है इन सब लोगों से। फिर हमें याद रखना है कि इसका रचयिता कौन है, तो रचयिता आप याद रख लेना एकनाथ। और फिर आपको क्या याद रखना है कि इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है, तो उत्कीर्णकर्ता विसल। ठीक है, तो ये वाली बातें आपको याद रखनी है इससे। फिर आगे हम बात कर लेते हैं एक और शिलालेख के बारे में जिसका नाम है रणकपुर प्रशस्ति। क्या नाम है, रणकपुर प्रशस्ति। इसके बारे में आप जानते हैं, रणकपुर जैन मंदिर मैंने आपको पढ़ाए हैं, आर्ट एंड कल्चर जिस टाइम पढ़ा था हमने। रणकपुर प्रशस्ति। अब ये रणकपुर प्रशस्ति, इससे इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए हमें, तो रणकपुर प्रशस्ति का समय, कहाँ मिली, भाषा और लिपि के बारे में भी इसकी जानकारी हमें याद रखनी है। फिर आपको पता ही है किसके बारे में जानकारी मिलेगी यहाँ पर हमें, तो यहाँ पर हमें मेवाड़ शासकों के बारे में जानकारी मिलेगी। मेवाड़ में भी किन किन शासकों की जानकारी मिल रही है, तो मेवाड़ में बप्पा रावल से लेकर हमें कुंभा तक की जानकारी मिल रही है। इसमें बप्पा रावल के बारे में जानकारी मिल रही है और कुंभा के बारे में जानकारी मिल रही है। और बप्पा और काल भोज को दोनों को अलग अलग बताया है कि बप्पा रावल का जो नाम है ये बप्पा रावल ही था, कभी इसका नाम कोई काल भोज नहीं था। काल भोज एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है, तो इन दोनों को अलग अलग बताया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर कि किस प्रशस्ति के अंदर या किस लेख के अंदर बप्पा व काल भोज को अलग अलग बताया गया है। तो आप इसको थोड़ा सा याद रख लेना कि ये जो आपकी रणकपुर प्रशस्ति है, इस रणकपुर प्रशस्ति के अंदर हमें बप्पा रावल और काल भोज दो डिफरेंट पर्सनैलिटी मिलती है। तो इस प्रशस्ति ने बप्पा रावल को काल भोज से अलग कर दिया है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं कि इसका समय क्या है। तो इस प्रशस्ति का समय हो जाएगा आपके 1439 ईस्वी। ठीक है, 1439 ईस्वी कहाँ पर मिली है, रणकपुर। जानते हो आप, अगर रणकपुर ऐसे याद नहीं है तो रणकपुर जैन मंदिर आपको याद आ ही जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या याद रखना है, चौमुखा जैन मंदिर है यहाँ पर, उसके अंदर ये प्रशस्ति मिली है। पाली के अंदर पहली इंफॉर्मेशन हमारी ये रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमें यहाँ पर क्या याद रखना है कि इसकी भाषा कैसी है, लिपि कैसी है। तो दूसरी इंफॉर्मेशन हम नोट कर लेते हैं भाषा और लिपि के बारे में। तो भाषा आप याद रख लेना संस्कृत। हमने मोस्ट ऑफ जो लैंग्वेजेस देखी है किसी भी प्रशस्ति की, लेख की, तो आपने देखा होगा मोस्टली जो लैंग्वेज रही है, भाषा रही है, वो हमेशा संस्कृत रही है। लिपि जो है वो भी मोस्टली नागरी ही मिली है हमें, किसी में अलग है तो आपको मैंने नोट करवा दिया है, तो वो आप थोड़ा सा डिफरेंट याद रख लेना। तो लिपि के बारे में देख लेते हैं, लिपि कैसी है, नागरी। दूसरी इंफॉर्मेशन हो गई हमारी। फिर क्या याद रखना है, फिर हमें याद रखना है कि इससे हमें जानकारी क्या मिल रही है। तो जानकारी हमें किस किस के बारे में मिल रही है, तो मेवाड़ में बप्पा से लेकर कुंभा तक की जो वंशावली है उनका इतिहास मिल रहा है हमें यहाँ पर। तो आप याद रख लेना बप्पा से लेकर कुंभा तक की उपलब्धियों के बारे में। बप्पा से लेकर कुंभा तक की उपलब्धियां, यानी कि उन्होंने अपने शासनकाल के अंदर क्या क्या करवाया है, कहाँ कौन सा निर्माण करवाया है, कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखी है, ठीक है, कौन कौन से युद्ध उन्होंने किए हैं, ये सारी जानकारी हमें यहाँ से मिल रही है। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा वो क्या चीज है कि
ये जो प्रशस्ति है इसके अंदर बप्पा और कालभोज जो है वो डिफरेंट पर्सनैलिटी है, वो दोनों एक नहीं है। तो ये वाली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये नोट कर लेना आप कि इस प्रशस्ति में बप्पा व कालभोज को अलग अलग बताया गया है। बप्पा व कालभोज को अलग अलग बताया है, ठीक है। और एक और जानकारी आपको याद रखनी है जो इससे मिलती है, और वो जानकारी ये है कि यहाँ पर हमें एक मुद्रा का भी साक्ष्य मिलता है। मुद्रा कौन सी है? तो ये नाणक नाम की कोई मुद्रा है जो इस शासनकाल में मेवाड़ मतलब इस पीरियड के दौरान मेवाड़ के जो राजा महाराजा थे वो यूज कर रहे थे। तो आप याद रख लेना कि मेवाड़ में प्रचलित मुद्रा का नाम है नाणक। नाणक नामक मुद्रा का उल्लेख, सिक्का है कोई इनका, उसका उल्लेख मिल रहा है यहाँ पर, नाम दे रखा है नाणक, ठीक है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन हमें थोड़ी सी याद रखनी है। तो क्या इंफॉर्मेशन है, तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि 1439 ईस्वी का ये शिलालेख है, रणकपुर पाली के अंदर है, और वहां का कोई चौमुखा जैन मंदिर है, उस जैन मंदिर के अंदर हमें ये शिलालेख जो है मिला है। इस शिलालेख में हमें क्या मिलता है, तो सबसे पहले तो हम इसको पढ़ेंगे तो इसकी भाषा के बारे में पता होना चाहिए, लिपि के बारे में पता होना चाहिए। तो लिपि कौन सी है? नागरी लिपि है। भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। जानकारी क्या मिल रही है? जानकारी मिल रही है मेवाड़ वंश के बारे में। तो मेवाड़ में कहां से कहां तक की जानकारी मिल रही है? तो हमें मिल रही है बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की जानकारी। और क्या मिल रहा है यहाँ से? तो इसमें बताया गया है कि जो बप्पा रावल है ये कालभोज नहीं है, इनका कोई और अलग नेम नहीं है, इनका कोई निकनाम वगैरह नहीं है। बापा रावल और कालभोज दो अलग अलग डिफरेंट पर्सनैलिटीज है। और प्लस में हमें क्या पता चल रहा है कि इन्होंने कौन कौन से कार्य करवाए हैं, कहाँ पर कौन सा मंदिर बनवाया है, कहाँ पर कौन सा दुर्ग बनवाया है, और किससे युद्ध लड़े हैं, कौन कौन से सिक्के चले हैं इनके शासनकाल के अंदर। तो उन्हीं सिक्कों में से एक मुद्रा का नाम क्या है? नाणक। तो इसका हमें उल्लेख मिल रहा है किस प्रशस्ति से? तो आप याद रख लोगे रणकपुर प्रशस्ति से, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा शिलालेख देखते हैं आप। तो ये है आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। आपने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा, क्वेश्चंस देखे होंगे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ठीक है। अब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमें कौन कौन सी चीजें मोस्टली याद रखनी है, कहां से क्वेश्चंस पुट अप होंगे, ये याद रखना है। तो आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि ये है कहां पर, कब की है। तो 3 दिसंबर 1460 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर इस प्रशस्ति का काम जो है पूरा हुआ। ये प्रशस्ति जो है मेनली किसी एक शासक को टारगेट कर रही है, उस शासक का नाम है कुंभा। यानी कि हमें इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से किसके बारे में पता चल रहा है? तो हमें सिर्फ और सिर्फ कुंभा के बारे में पता चल रहा है, उसकी उपलब्धियों के बारे में पता चल रहा है। और ये प्रशस्ति जो है, इसके प्रशस्तिकार कौन है, लेखक कौन है, तो इसके बारे में भी आप याद रख लेना कि पहले इसके प्रशस्तिकार थे अत्रि, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद अत्रि का पुत्र महेश भट्ट जो है वो इसको पूरा करता है, ठीक है। अब महेश भट्ट ने जो महाराणा कुंभा है उनकी रचनाओं के बारे में, यानी कि वो कौन कौन सी रचना कर रहे थे, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताया है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ से हमें बहुत सारे उनके ग्रंथों की जानकारी मिल रही है, उनके कौन कौन सी उपाधियां उनको मिली हुई है, किन किन नामों से उनको पुकारा जाता था, वो सारी चीजें, उपनाम क्या क्या है, वो यहाँ से पता चल रहे हैं। तो मेनली एक शासक को टारगेट कर लिया, शासक का नाम क्या है? कुंभा।
और उसी के बारे में फिर बखान किया जा रहा है। बखान कर कौन रहे हैं? पहले अत्रि ने किया और फिर उसके बाद उसका बेटा महेश भट्ट आ गया। तो ये आपको थोड़ी बातें याद रखनी है। कब की है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 3 दिसंबर 1460। ईस्वी की है। कहां पर है तो ये भी आप याद रख लेना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। फिर आपको क्या याद रखना है कि किसके बारे में पता चल रहा है यहाँ से हमें? तो ऑब्वियस भी बात है कि हमें यहाँ पर कुंभा के बारे में जानकारी मिल रही है। तो हम लिख लेंगे कुंभा के बारे में जानकारी। अब क्या जानकारी मिल रही है? तो सबसे पहले हमें मिल रही है उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनको क्या क्या बोला गया है इस प्रशस्ति के अंदर। तो कुंभा के और उपनाम क्या क्या हैं? तो कुंभा को बोला गया है यहाँ पर छाप गुरु, दान गुरु, शैल गुरु, राजगुरु, राणो रासो, और क्या बोला गया है उन्हें? और बोला गया है हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान। तो ये सारी बातें किसके बारे में बोली गई है? ये बोली गई है कुंभा के बारे में। ठीक है, ये हमें याद रखना है। फिर हम इसके प्रशस्तिकार और देख लेते हैं। प्रशस्तिकार, प्रशस्तिकार के बारे में आप क्या याद रखेंगे? तो प्रशस्तिकार पहले थे अत्रि। अब अत्रि की मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु के बाद कौन बन जाते हैं? तो अत्रि की मृत्यु के बाद महेश भट्ट, जो अत्रि का पुत्र है, महेश भट्ट इसको पूरा करता है। और महेश भट्ट इसमें आगे क्या बताता है? तो महेश भट्ट इसमें आगे बताता है कि राणा कुंभा ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। तो उनकी रचनाओं का उल्लेख है बेसिकली। तो महेश भट्ट यहाँ पर बता रहा है कुंभा की रचनाओं के बारे में। किसकी रचनाएं हैं? तो ये भी लिख देती हूं मैं, कुंभा की रचनाएं। अब रचनाएं कौन कौन सी है तो ये आपको याद रख लेना। एक तो हमें इनकी रचना चंडी शतक के बारे में यहाँ से पता चलता है। पूरे लिखने की जरूरत नहीं है पर 2-4 लिख देती हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पर चंडी शतक हो गई, संगीत राज जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, गीत गोविंद पर टीका, गीत गोविंद की टीका आदि लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ उनकी रचनाएं हैं जिनके बारे में महेश जो है वो इस शिलालेख के अंदर हमें बताता है। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। किस शिलालेख के बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में। आपने सुना होगा विजय स्तंभ। तो ये विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ जो है ये क्यों बनाए गए, कैसे बनाए गए, कुंभा के शासनकाल में कैसे इनका निर्माण हुआ, ये पीछे की जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो हम राजवंश के अंदर क्लियर करेंगे। यहाँ पर तो बस आपको याद रखना है कि 3 दिसंबर 1460 ईस्वी एग्जैक्टली डेट है इस प्रशस्ति की। और कहाँ पर मिली है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था और कुंभा जो है उसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी अगर उसने निर्माण करवाया तो। अब इसके रचयिता कौन है, प्रशस्तिकार कौन है? तो आपको याद रखना है कि पहले अत्रि थे, उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद बेटा जो है वो पदभार संभालता है और बेटा महेश जो है वो कुंभा के बारे में सारी चीजें लिखता है। आप देखेंगे कि इस पीरियड के दौरान अत्रि जो है वो बहुत सारी प्रशस्तियों के प्रशस्तिकार हैं। भले ही वो
आप कीर्ति स्तंभ ले लो, विजय स्तंभ में भी इनका नाम मिलेगा आपको। आपको आगे एकलिंग प्रशस्ति में पढ़ाऊंगी, उसके अंदर भी आपको अत्रि का नाम मिलेगा। तो बहुत सारी प्रशस्तियों की इन्होंने रचना की है, तो ये नाम आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। अब इस प्रशस्ति के अंदर कुंभा को कौन कौन सी उपाधियां मिली हुई है, तो आपको याद रखना है कि कुंभा को इस प्रशस्ति के अंदर छाप गुरु कहा गया है, दान गुरु कहा गया है, शैल गुरु कहा गया है, राजगुरु कहा गया है, कुंभा को कहा गया है राणो रासो, कुंभा को कहा गया है हिंदू सुल्तान। तो हिंदू सुल्तान वाला नाम जो है वो आप थोड़ा सा याद रख लेना कि किस प्रशस्ति के अंदर कुंभा को ये कहा गया था, क्यों कहा गया था, ये वाली स्टोरी हम मेवाड़ राजवंश के अंदर देखेंगे। फिर हमें यहाँ से महेश ने क्या जानकारी और प्रोवाइड करवाई है, तो महेश भट्ट ने कुंभा की रचनाओं के बारे में और बताया है। रचनाओं में 2-3 के नाम आपको याद रखने, चंडी शतक याद रख लेना, गीत गोविंद पट्टिका याद रख लेना, आप संगीत राज याद रख लेना, शूड प्रबंध, और वैसे बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, हमें जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिली है। ठीक है, अब इसके आगे हम दूसरी प्रशस्ति के बारे में पढ़ लेते हैं, और ये जो दूसरी प्रशस्ति है ये है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कौन सी? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। अब ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि एक तो ये इसका समय क्या है, दूसरा क्या याद रखना है, तो दूसरा आपको याद जगह लोकेशन याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता होगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो ये जो आपके कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, ये आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कुंभश्याम मंदिर के अंदर स्थापित है। अब कुंभश्याम मंदिर कुंभलगढ़ कहाँ पर है, इसके बारे में मैं थोड़ी बताऊंगी आपको, ये तो हमने फोर्ट्स पढ़े हैं, तो वहां पर आपको पता चल ही गया होगा। अब आपको याद रखना है कि राजसमंद के अंदर है। अब याद रह जाएगा किसी को अगर याद नहीं है, कुंभलगढ़ फोर्ट की विशेषताएं क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट है आपके लिए, आप इसको एक बार अगर याद नहीं है तो पीछे जाके देख लेना अपनी क्लासेस। तो अब इस कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर हमें ये प्रशस्ति मिली है कुंभश्याम मंदिर के अंदर। कब मिली है? 1460 ईस्वी के अंदर। किसके बारे में उल्लेख है? ऑब्वियस बात है, मेवाड़ महाराणाओं के बारे में उल्लेख मिलेगा। फिर भी इकलौता किसी एक के बारे में तो पता होगा, कुछ अलग डिफरेंट बात बताई होगी, तो हाँ डिफरेंट बात बताई है। किसके बारे में बताई है? तो बताई है काल भोज के बारे में, बप्पा रावल के बारे में। तो क्या बात बताई है? तो बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है एग्जाम का कि किस प्रशस्ति के अंदर कुंभा को विप्र वंशीय या फिर ब्राह्मण वंशीय कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है कि कुंभा को कोई एक प्रशस्ति जिसमें उसका गोत्र बताया जा रहा है कि कुंभा ब्राह्मण गोत्र से बिलोंग करता है, ये बात जो है कौन सी प्रशस्ति में मिल रही है? तो ये बात हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर मिल रही है। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है इसके बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेवाड़ महाराणाओं की वंशावली यहाँ पर मिलेगी। लिपि के बारे में पूछ सकता है, भाषा के बारे में पूछ सकता है। तो लिपि ऑब्वियस बात है, मैंने आपको बहुत जगह बता दी है, देवनागरी लिपि है इसकी। भाषा की बात करें तो भाषा कौन सी है? संस्कृत। मोस्ट ऑफ जो हमने प्रशस्ति अभिलेख पढ़े हैं उनमें अगर भाषा की बात की जाए तो भाषा हमेशा हमें कौन सी मिली है? संस्कृत ही मिली है, मोस्टली भाषा यही मिली है। तो आपको अगर तुक्का लगाना हो, कभी किसी अभिलेख के बारे में कोई स्टेटमेंट आ जाए कि इसकी भाषा संस्कृत है, तो आप रिस्क ले सकते हो वहां पर, अगर आपको याद नहीं है तो ये थोड़ा आप कर सकते हो। तो अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा, क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि 1460 ईस्वी के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभश्याम मंदिर में, ठीक है, ये प्रशस्ति जो है वो आपको मिली है। कहाँ पर है? तो जिला आप याद रख सकते हो, राजसमंद।
ये तो आपको याद रहेगा कि कुंभलगढ़ फोर्ट कहाँ पर है ना। तो ये आपको पहली बात याद रखनी है। फिर उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि इस प्रशस्ति को वर्तमान के अंदर कहाँ पर रखा गया है। तो वर्तमान समय में ये प्रशस्ति अगर आपको देखनी है तो आप राजसमंद नहीं जा सकते, आपको जाना पड़ेगा इसके लिए उदयपुर। तो दूसरी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि वर्तमान में ये कहाँ पर है, तो वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या याद रखना है, इसके बाद आपको याद रखना है कि इससे हमें क्या जानकारी मिल रही है। तो आपको याद रखना है कि मेवाड़ के महाराणाओं का उल्लेख मिलेगा, हमें उनकी वंशावली का उल्लेख मिलेगा, मेवाड़ महाराणाओं व उनकी वंशावली का उल्लेख। उनकी वंशावली का उल्लेख। ठीक है, फिर मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि भाषा और वो सब क्या है। और एक इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है कि किस प्रशस्ति के अंदर बप्पा रावल को विप्रवंशीय या ब्राह्मण गोत्र से बताया है, तो ये आप याद रख लेना कि इस प्रशस्ति में बप्पा रावल को इस प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्रवंशीय या आप कह सकते हो ब्राह्मण गोत्रीय ब्राह्मण वंशीय बताया है। ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन रखनी है याद आपको। फिर मैंने क्या कहा आपसे, फिर मैंने कहा कि हम इसकी भाषा और उनके बारे में भी जानते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है कि इसकी भाषा कौन सी है और लिपि कौन सी है। तो भाषा आपको पता है संस्कृत, और लिपि कौन सी हो जाएगी, तो लिपि भी आपकी हो जाएगी देवनागरी। देवनागरी लिपि। तो ये हमें छोटी छोटी बातें याद रखनी है। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं वैसे, लेकिन जो भी प्रशस्तियां हैं उनके बारे में क्या है कि बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं अगर आपके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक लग रहा है तो ऐसे में क्या है कि क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट बन जाएंगे। तो एक बार एटलीस्ट आप जो भी 3-4 क्लासेस हो रही हैं उनको देख लेना अच्छे से, ताकि आपके क्या है कि पूरा क्लियर हो जाए माइंड के अंदर कि किस किस प्रशस्ति के बारे में हमने चर्चा की है। वैसे तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे लास्ट मतलब सबसे पुरानी जो प्रशस्ति है वो कौन सी है, तो हमने उसके बारे में भी पढ़ लिया। 483 ईस्वी पूर्व की है मडली का शिलालेख, पूर्व में अजमेर में था, अब केकड़ी के अंदर है, हमने पढ़ा है। उसके बाद घटियाला का शिलालेख 2वीं ईस्वी पूर्व का। तो ये प्रशस्तियां जो पुरानी हैं उनके बारे में थोड़ा याद रखना है। फिर प्रतिहार शासकों के बारे में, क्योंकि ज्यादा उल्लेख है नहीं प्रतिहार शासकों के बारे में, लेकिन कहाँ कहाँ से किस किस प्रशस्ति से उनका उल्लेख मिल रहा है, परमाणु का किससे उल्लेख मिल रहा है, तो वो सारी चीजें आप थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है कि बप्पा रावल को विप्रवंशीय किसने कहा है, काल भोज बप्पा रावल को अलग अलग जो है वो किस प्रशस्ति के अंदर कहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी याद रखनी ही पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लेवल को देखते हुए। जिस तरीके से आरपीएससी, आरबीएस, RSSMB ये सब अपने लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा ज्यादा डेप्थ के अंदर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आपको ये सारी चीजें रटनी ही पड़ेगी। ठीक है, याद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा रट लो। चलो हम आगे पढ़ लेते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में हमने देख लिया, मेवाड़ के महाराणाओं उनकी वंशावली का उल्लेख है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप थोड़ा सा याद रख लेना।
ठीक है, तो ये वाली चीज इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं अब कुंभलगढ़ का शिलालेख। कौन सा? कुंभलगढ़ का शिलालेख। कुंभलगढ़ का शिलालेख, अच्छा यही तो पढ़ा होगा अभी हमने यही पढ़ा है ना? हाँ, कुंभलगढ़ प्रशस्ति ही पढ़ा है हमने। अब हम एकलिंग प्रशस्ति पढ़ लेते हैं। एकलिंग प्रशस्ति, और इस एकलिंग प्रशस्ति से आपको दो बातें मेन इंपॉर्टेंट याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो याद रखना है इसका समय, ठीक है। समय के बाद आपको क्या याद रखना है? कहां पर? तो कहाँ आपको पता चल जाएगा एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है, एकलिंग जी को शासक कौन बता रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा एरिया के बारे में पता चल जाएगा कि मेवाड़ शासक जो हैं वो एकलिंग जी को रियल शासक बताते और खुद को उनका दीवान बताते थे। तो आपको पता चल गया मेवाड़ वाला एरिया है, उसमें भी आपके दो इंपॉर्टेंट एरिया, या तो उदयपुर है या चित्तौड़गढ़ है। तो आपको पता चल जाएगा कि एकलिंग जी का ये जो शिलालेख है वो उदयपुर के अंदर है, ठीक है। किस समय का है? 1488 ईस्वी का ये शिलालेख है। फिर आपको इससे क्या जानकारी मिल रही है? तो एक मैंने आपको ऑलरेडी पीछे अभी जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था महेश भट्ट के बारे में। तो इसके रचयिता के बारे में याद रखना है कि इसके रचयिता कौन है? महेश भट्ट हैं। फिर आपको क्या याद रखना है? तो फिर आपको याद रखना है कि रचयिता तो महेश भट्ट हो गए, लेकिन बता किसके बारे में रहे हैं? तो इसमें वो बता रहे हैं बप्पा रावल के बारे में, कि बप्पा रावल ने यहाँ पर क्या लिया था? संन्यास लिया था। तो बप्पा रावल ने संन्यास लिया, ये वाली बात हमें कहाँ से पता चल रही है? एकलिंग प्रशस्ति से। फिर मेवाड़ महाराणाओं का उल्लेख। तो ये आपके चार बातें हैं वो आपको याद रखनी है। तो चारों लिख लेते हैं हम। पहली बात क्या है कि कब का है? तो मैंने आपको बता दिया 1488 ईस्वी का। कहां पर मिला है? उदयपुर की गिरवा तहसील है वहां पर, तो उदयपुर में। फिर मैंने आपको क्या बताया कि इसका प्रशस्तिकार रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता आपको याद रखना है महेश भट्ट। कौन है? महेश भट्ट। फिर आपको क्या याद रखना है? तो इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है बप्पा रावल के बारे में। तो एक तो बप्पा रावल के संन्यास लेने के बारे में जानकारी मिल रही है, और दूसरी जानकारी क्या मिल रही है? मेवाड़ महाराणाओं के बारे में। मेवाड़ महाराणाओं के बारे में जानकारी। तो ये आपको चार बातें ही इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। पहली बात क्या है कि 1488 ईस्वी का ये शिलालेख है जो उदयपुर की गिरवा तहसील में हमें मिला है। इस शिलालेख के रचयिता कौन है? प्रशस्तिकार कौन है? तो रचयिता आप याद रख लेंगे महेश भट्ट है। फिर आपको याद रखना है कि महेश भट्ट ने एक तो इसमें मेवाड़ महाराणाओं का उल्लेख किया है, दूसरा इसमें उसने बताया है कि बप्पा रावल ने संन्यास लिया है। तो बप्पा रावल के संन्यास लेने वाली बात की पुष्टि कौन करता है? तो ये आपको याद रखना है कि एकलिंग प्रशस्ति इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। तो ये आपको थोड़ा सा सेट कर लेना है अपने माइंड के अंदर कि एकलिंग प्रशस्ति के अंदर ये वाली बात दी हुई है, ठीक है। अब आगे हम कुछ ताम्रपत्र और पढ़ लेते हैं, जिसमें पहला जो ताम्रपत्र है वो है चीकली का ताम्रपत्र। चीकली ताम्रपत्र।
चीकली ताम्रपत्र। चीकली ताम्रपत्र के बारे में हमें क्या क्या याद रखना है? समय, किसके बारे में जानकारी मिल रही है, ये वाली बात। तो ये जो चीकली ताम्रपत्र है इसका समय आप याद रख लेना। ये जो 1483 ईस्वी का ताम्रपत्र है, इसके बारे में हमें किसानों से जो लाग बाग ली जाती थी, तत्कालीन समय में किसान कौन कौन सी लाग बाग दे रहे थे, कर दे रहे थे, उनके बारे में जानकारी मिल रही है। तो देखो लाग बाग बहुत पुरानी है, लेकिन आंदोलन कब हो रहे हैं इसके लिए आप खुद जब अलग से पढ़ेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसके अंदर, तो आप देखेंगे कि एक आंदोलन चल रहा है, भूमट आंदोलन चल रहा है, कुछ जनजातीय आंदोलन चल रहे हैं, कुछ किसान आंदोलन चल रहे हैं, तो सारे, लेकिन वो व्यवस्था जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। ये जानकारी मिल रही है कि इस समय लाग बाग लिए जाते थे, तो ये लाग बाग की जानकारी तो हमें यहाँ से मिल रही है, और कितने साल बाद जाकर हम अवेयर हो रहे हैं, शताब्दियों बाद जाके हम अवेयर हो रहे हैं, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। पहली इंफॉर्मेशन क्या है? 1483 ईस्वी का ताम्रपत्र है। और दूसरा इससे क्या जानकारी मिल रही है, तो आपको याद रखना है किसानों से ली जाने वाली लाग बाग, लाग बागों का पता चलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है चीकली ताम्रपत्र के बारे में। तो चीकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी का है, और इसमें हमें जानकारी मिल रही है कि तत्कालीन समय में किसानों से कौन कौन सी लाग बाग ली जा रही थी, कौन कौन से कर उनको देने पड़ रहे थे, सामंतों को, राजाओं को। तो ये सारी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त हो रही है। फिर दूसरा एक और ताम्रपत्र है, खेरोदा का ताम्रपत्र, खेरोदा ताम्रपत्र, उसके बारे में और देख लेते हैं हम। खेरोदा ताम्रपत्र, इसके बारे में आपको बहुत कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधी सी एक ही बात याद रखनी है। क्या? वो आपको याद रखनी है कि इस ताम्रपत्र में हमें राणा कुंभा के समय, महाराणा कुंभा, राणा कुंभा के समय जो मुद्राएं प्रचलन में थी उनकी जानकारी मिल रही है। तो महाराणा कुंभा के समय प्रचलित मुद्राओं की जानकारी, ठीक है। तो ये खेरोदा का ताम्रपत्र याद रखना है आपको। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि खेरोदा के ताम्रपत्र से हमें राणा कुंभा के समय प्रचलित मुद्राओं के बारे में पता चल रहा है कि उनके शासन काल के अंदर कौन कौन सी मुद्राएं, सिक्के, कॉइन्स जो है वो प्रचलन में थे। तो आप बस याद रख लेना कि इनकी जानकारी हमें इस ताम्रपत्र से मिली है। फिर एक और ताम्रपत्र आपको याद रखना है जो है पूर का ताम्रपत्र। कौन सा? पूर का ताम्रपत्र। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। पूर का ताम्रपत्र, इसका एक तो आपको समय याद रखना है, तो इसका समय आप याद रखेंगे 1535 ईस्वी। ठीक है, अब 1535 ईस्वी का ये जो ताम्रपत्र है, इससे जानकारी क्या मिलती है? तो इससे ये जानकारी मिल रही है कि चित्तौड़ का जो दूसरा साका हुआ था, जो चित्तौड़ के दूसरे साके में वहां के शासन
की बागडोर जो है वो किसके हाथ में थी, तो आपको याद रखना है विक्रमादित्य। उनके बारे में जानकारी मिल रही है कि वो साका जो हुआ है उसमें जौहर करने वाली जो रानी है कर्मावती, उन्होंने जौहर करने से पहले भूमि जो है अनुदान में दी है, तो भूमि अनुदान का पता चल रहा है और जौहर प्रवेश का पता चल रहा है। तो ये दो चीजें आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि ये जो आपसे क्वेश्चन जो है एग्जामिनर इस तरीके से पूछ सकता है कि रानी कर्मावती ने जौहर से पूर्व भूमि अनुदान किया था, इसकी जानकारी हमें निम्न में से किस ताम्रपत्र से मिलती है। तो आपको फिर याद रखना है पूर्व का ताम्रपत्र हमें ये बताता है कि जौहर हुआ है, महिलाओं ने जौहर में प्रवेश किया है और प्रवेश करने से पूर्व जो रानी है कर्मावती, उन्होंने भूमि अनुदान दिया है। तो हमें दो जानकारियां मिल रही हैं यहाँ से, दोनों के बारे में आपको याद रखना है। पहला तो कब का है, तो 1535 ईस्वी, ठीक है। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि इस समय 8 मार्च 1535 एग्जैक्टली डेट है जिस दिन आपके चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था। हुआ क्या था, बहादुर शाह है गुजरात के शासक, बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और आक्रमण के समय यहाँ के जो शासन की बागडोर थी वो विक्रमादित्य के हाथ में थी। विक्रमादित्य अल्पवयस्क शासक बने थे तो ज्यादा कुछ आइडिया था नहीं। तो जो रानी है संग्राम सिंह की जो वाइफ थी, उन्होंने क्या किया कि विक्रमादित्य को और उदय सिंह को तो अपने ननिहाल भेज दिया और यहाँ पर 1534 के अंदर जब आक्रमण हुआ था बहादुर शाह का, उससे पहले भी बहादुर शाह ने यहाँ पर 33 के अंदर आक्रमण किया था, लेकिन संधि हो गई थी कर्मावती से तो वो चला गया था वापस। फिर वापस 1 साल बाद लौट कर आता है और इस समय चित्तौड़ पर वो अपना आधिपत्य जमाता है। तो देवलिया जो प्रतापगढ़ के अंदर है, वहाँ के रावत बाघ सिंह जो है वो इसमें केसरिया करते हैं और रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर यहाँ पर होता है। तो आपको याद रखना है कि बहादुर शाह का ये जो आक्रमण हुआ है, अटैक हुआ है, इसकी जानकारी मिल रही है। बहादुर शाह के चित्तौड़ आक्रमण के बाद महिलाओं द्वारा जौहर के साक्ष्य या फिर जौहर के बारे में पता चलता है। और इसके अलावा हमें क्या जानकारी मिल रही है, इसके अलावा हमें जानकारी मिल रही है कि रानी कर्मावती ने जौहर से पूर्व भूमि अनुदान दिया था। ठीक है, तो ये पूर्व का ताम्रपत्र है जिसके बारे में आपको याद रखना है। तो क्या जानकारी मिल रही है, पहली जानकारी तो ये याद रखनी है आपको कि ये कब का है, तो 1583 ईस्वी का ये ताम्रपत्र है जिससे हमें मोस्टली चित्तौड़ के बारे में जानकारी मिल रही है, दूसरे साके के बारे में जानकारी मिल रही है। तो जो चित्तौड़ का दूसरा शाखा है उसमें गुजरात के बहादुर शाह ने अटैक किया था और अटैक करने के बाद उसने तो 8 मार्च 1535 को यहाँ पर जो दूसरा शाखा हुआ था उसके बाद यहाँ पर आधिपत्य जमा ही लिया था अपना। लेकिन ये जो शाखा हुआ है इसमें जौहर जो हुआ है वो किसके नेतृत्व में हुआ है, रानी कर्मावती के नेतृत्व में, और जौहर करने से पूर्व उन्होंने भूमि अनुदान दिया है, इसके बारे में जानकारी मिल रही है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पूरी याद रखनी है इसके बारे में। तो इससे आपके एक चीज और क्लियर हो गई, आपको ये पता चल गया कि चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ है। वैसे तो शायद मैंने आपको दुर्ग पढ़ाए हैं, उस समय साके के बारे में आपको बताया होगा
कि 3 साके यहाँ पर हुए हैं, सर्वाधिक साके यहीं पर हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की होगी, लेकिन हम एक बार इनका फिर से रिवीजन कर लेंगे जब मैं आपको मेवाड़ का इतिहास पढ़ाऊंगी, राजवंश पढ़ाएंगे, उस समय इन सब के बारे में एक बार और आपकी चर्चा हो जाएगी। तो जिस किसी विद्यार्थी को अब उस समय याद नहीं रहे वो एक बार रिवीजन कर लेना, और बेहतर है कि आप क्लास में जो है पहले से प्रिपरेशन करके आए। यहाँ पर आपके कमेंट्स वगैरह का देखने का, उनका जवाब देने का टाइम थोड़ा कम मिल पाता है क्योंकि क्लास का समय 1 घंटा है। तो आप विद्यार्थी जो भी हैं थोड़ा ध्यान रखें, जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उनके बारे में उनको पूरा ले लें, और आगे की क्लास जो है उसमें थोड़े बहुत आपके और बचे हैं अभिलेख, उनकी और मैं आपको बता दूंगी, तो वो आप थोड़ा सा देख लेना। फिर उसके बाद हमारी ये जो क्लास है इस टॉपिक के संबंधित, जो क्लास है इस टॉपिक से संबंधित, वो खत्म हो जाएगी और हम अगला टॉपिक फिर स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों का इस प्लेटफॉर्म को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।